स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आज ये थर्ड क्लास है जिसमें हम लोग आईटी लिटरेसी, जी हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉड्यूल सेकंड में दिए गए हैं, ठीक है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। हम लोग पूरे कंप्यूटर नॉलेज लेने यहाँ नहीं चल रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम लोग उसकी थ्योरी भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें आज ये थर्ड क्लास है। और इसके पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेसी से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड मींस आईटी लिटरेसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये भारत स्किल वेबसाइट के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं जो लगातार आपके एनसीवीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, निश्चित रूप से आपको बेहतरीन मार्क्स पास होने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं, यही मेरी भी विश है। तो इसीलिए ये वीडियो सीरीज जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ या आप लोगों को बेहतर साबित होगी, ठीक है। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपको एक स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए लेक्चर क्लासेस, ठीक है, वो तुरंत आपको पता चल जाएगी और आप तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फर्स्ट जो यहाँ पे आपको ये गिवन है, ठीक है, उसमें आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने चल रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, जो कि अपना क्या है, सेकंड मॉड्यूल है, ठीक है। तो आज सेकंड पढ़ रहे हैं, ये क्या हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, आपके 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने चल रहे हैं। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक पहला ही क्वेश्चन है आपका। बोला गया है 1 बाइट इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बिट क्या होती है और बाइट क्या होता है, ये सब हैं क्या, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हैं यूनिट। क्या चीज़ें हैं ये सब, यूनिट है। यूनिट किस चीज़ की, स्टोरेज की यूनिट है, मतलब मेमोरी की, ठीक है। ये कंप्यूटर चिप मेमोरीज की क्या है, स्टोरेज की यूनिट होती है। जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उतनी ही ज़्यादा आप डाटा स्टोर कर पाओगे अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, अपने मेमोरी पे उतना ही ज़्यादा आप डाटा सेव कर सकते हो। तो जो ये बिट है स्टूडेंट्स, वो है आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। अगर मैं आपकी बिट बात करूं तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है स्टोरेज की, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इन यहाँ यहाँ इन्होंने पूछा क्या है स्टूडेंट्स, 1 बाइट इज इक्वल्स टू क्या होता है। इनका कहना है कि बताइए कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू होता क्या है। तो जैसे मैंने कहा ना कि बिट आपकी सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो बिट के बाद क्या आता है, फिर बाइट आता है, फिर किलो बाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है। इस तरीके से आपके जो जो आपकी स्पेस है वो बढ़ती चली जाती है, मतलब जो मेमोरी की जो स्पेस है, जगह है जो, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। आपके लिए देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, उसके बेसिस पे हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। इस टेबल पे आप देख रहे हो कि देखो स्टूडेंट, सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है, बिट है, जिसको आप कैसे शो करते हो, कैपिटल बी से शो करते हो, ठीक है। या आप स्मॉल बी से भी शो कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी वजह प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। निबल निबल भी इसकी यूनिट होती है, लेकिन निबल बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, इसका ज़्यादा नहीं यूज़ है, इस वजह से इसकी कोई सिंबल नहीं। बाकी आप स्मॉल एन बना सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि वन बिट का क्या मतलब होता है। तो 1 बिट का मतलब है एक तरीके से बाइनरी जो डिजिट है। आपको मालूम है बाइनरी जो डिजिट होती हैं वो 1 या 0 ही हो सकता है। तो या तो सिंगल हो मतलब 1 हो, या तो 0 हो। तो ये कितना स्पेस घेरता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं 1 बिट। तो कितना बोलते हैं, अगर 0 आपको कहीं पे लिखा है, ठीक है, बाइनरी नंबर में, तो वो 1 बिट स्पेस को कवर करेगा, ठीक है। चलिए, तो उससे के बाद जो एक यूनिट होती है उसको कहते हैं निबल। और निबल क्या होती है, निबल होती है 4 बिट के बराबर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 निबल की बात करोगे, 1 निबल की बात करोगे, अगर आप बोलो कि बताओ कि भैया 1 निबल इक्वल्स टू कितने बिट, तो आपको पता करना होगा 4 बिट। कहने का मतलब ये है कि बिट तो सबसे छोटी इकाई है, लेकिन बिट को अगर चार ऐसे बिट्स को मिला दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 निबल के बराबर हो जाएगा। तो मतलब बिट से निबल बड़ी यूनिट है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बाद में आता है फिर आपका और टेट या फिर बाइट। बाइट ज़्यादा फेमस है,
ठीक है, तो जो कि आपसे पूछा भी गया है कि बाइट क्या होता है, तो 1 बाइट में आपको बताना है कि हाउ मच बिट। देखो ये सभी बिट में दिए हैं, नीचे चारों ऑप्शंस पे बिट पे दिए हैं, चाहे ऑप्शन नंबर ए में 2 बिट, ऑप्शन नंबर बी में 4 बिट, इसमें 8 बिट्स और इसमें 16 बिट। तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू होता है आपका 8 बिट। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 बिट। देखो आप देख भी रहे हो इसमें 1 बाइट को हम लोग कैपिटल बी से शुरू करते हैं, इसको स्मॉल बी से बोलो। ठीक है, कैपिटल बी से शुरू करते हैं और मतलब नोट करते हैं इसको, और ये 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह और आप देखो, अगर 1 किलोबाइट बोलते हैं तो केबी होता है ना, बोलते नहीं कितने केबी की स्पीड आ रही, तो ये केबी जो होता है वो होता है 1024 बाइट के बराबर। कहने का मतलब ये जो जस्ट अभी ऊपर आपने एक यूनिट पढ़ा ना, यही यूनिट अगर कितनी बार लिख दी जाए, कितने हो जाए 1024 बाइट्स अगर हो जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 किलोबाइट बोलते हैं, जिसको आप केबी बोलते हो। ठीक है, इसी तरीके से एमबी में स्पीड आने लगी है, आजकल तो 5G का जमाना है भाई, एमबी में स्पीड मिलती है अपने को, है ना। तो क्या होगा भाई, 1 MB स्पीड आ रही है, 2 MB स्पीड आ रही है, तो 1 MB का क्या मीनिंग होता है देख लो यहाँ पे, तो 1 MB इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका 1024 बाइट, किलोबाइट सॉरी, 1024 किलोबाइट, ये आपका हो जाएगा। सिमिलरली देखिए इसी तरह टेबल दी हुई है, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है, पेटाबाइट, एक्साबाइट है ना, जीटाबाइट और योटाबाइट। तो इस तरीके से आपका 1024 की स्केल पे ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, एमबी तक आप याद रखो, जीबी तक याद कर लो, बस इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। यही बार बार आपसे पूछा जाता है, खासतौर से पूछा जाता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो आपको बताना है कि बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ना कि सीधे टिक मारो और आगे बढ़ जाओ, वो कहानी अपने को नहीं करनी है। ठीक है, हम लोगों को विद एक्सप्लेनेशन ढंग से सॉल्व करना है, जिससे आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और आते हैं एग्जाम में वो आप सब कर पाओ स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि केवल यही क्वेश्चन आप रट लो और चले जाओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, जिसमें आपको ये बोला गया है कि द कंप्यूटर सिस्टम सॉरी ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो ये कंप्यूटर होता है वो 2 सिस्टम से मिलकर बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी कंप्यूटर होता है उसके 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग हार्डवेयर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट जो इसमें सिस्टम का पार्ट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, सॉफ्टवेयर एंड सॉरी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखिए इसमें ऑप्शन तो ए बिल्कुल सही हो गया, आपको पता ही चल गया कि सॉफ्टवेयर और सॉरी सॉरी ए नहीं प्रोग्राम है इसमें, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है क्या, कंप्यूटर सिस्टम। अब आपको मैं बता देता हूँ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, हार्डवेयर वो पार्ट है जो हम लोग फिजिकली देख पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, वो डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में मॉनिटर ये होता है स्टूडेंट्स, ये प्रिंटर होता है, आप देख सकते हो, इसको छू सकते हो। माउस है जिसका यूज़ करते हो आप इनपुट डिवाइस की तरह। ठीक है, ये है आपका क्या मोबाइल जैसा लग रहा है। ठीक है, ये डिस्क है, ये पेन ड्राइव है स्टूडेंट्स, या मॉडेम भी हो सकता है ये, और ये राउटर है या फिर सर्वर बॉक्स हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीपीयू भी हो सकता है। तो जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जो चीज़ें आप हाथों से छू सकते हैं, फिजिकली आप देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वो सारे पार्ट्स आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है। आपको सबसे सिंपल बताने का मेरे हिसाब से तरीका यही है। ठीक है, जैसे आप गूगल क्रोम ब्राउजर होता है, देखो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये गूगल क्रोम ब्राउजर होता है, MS वर्ड होता है, डब्ल्यू जो लिखा हुआ है ये MS एक्सेल होता है। ठीक है, ऑफिस के लिए जो काम आते हैं, ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए जो काम आते हैं ये सब। ठीक है, MS पावर पॉइंट होता है, जिसकी स्लाइड्स आप अभी जस्ट मुझसे पढ़ रहे हैं। PDF ओपन करने के लिए PDF रीडर होता है, ये सब है ना, मोजिला फॉक्सफायर हो गया, ठीक है, प्लेयर हो गया, और इसी तरीके से विंडोज़ हो गया। ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मान लो। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, जैसे आप क्या क्या जानते हो, विंडोज़ जानते हो, ठीक है, XP पहले चलता था वो जानते हो, है ना। तो और अभी क्या आ गया आपका, विंडो 10 आ गया। तो इस तरीके से जो ये विंडोज़ हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपको समझ लेना है कि हार्डवेयर क्या होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं। आपके सामने मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, प्रिंटर, माउस, ये सब। ठीक है, फिर से नहीं रिपीट करेंगे, आप समझ चुके हो। अगर आपको फिर से इसको समझना है क्या मैंने बोला है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए। ठीक है, इसमें और फिर से रिप्ले करके देख लीजिए। चलिए आगे भी देखते हैं। बी आंसर बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। देखो
ए प्रोग्राम, एक कोई प्रोग्राम, ठीक है, दैट इन्फेक्ट्स मतलब जो प्रभावित करता है या बेकार कर देता है अदर प्रोग्राम, किसी अदर प्रोग्राम, प्रोग्राम मीन्स वही सॉफ्टवेयर, ठीक है, बाय मॉडिफाइंग देम मतलब उसको बदल कर, किसी प्रोग्राम को बदल कर, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया, उसको किसी प्रोग्राम ने चेंज कर दिया, किसी दूसरे प्रोग्राम ने उसको चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज करके इसका रूप बदल दिया, जो मतलब जो इसका एक्चुअल रूप था, मतलब जो जिस काम के लिए बनाया गया था उस काम का ही परिवर्तन कर दिया गया, उसको मॉडिफाई कर दिया, तो उस प्रोग्राम को कहते क्या है? तो स्टूडेंट्स उसी को कहते हैं वायरस। जैसे आप समझो, आप कोई चीज आप रन कर रहे हो, पता चला आप कर कुछ रहे हो और हो कुछ रहा है उसमें, ठीक है, तो आप चाहते तो कुछ दूसरा हो लेकिन उसमें होने कुछ दूसरा लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोग्राम है वो किसी न किसी वायरस से इन्फेक्टेड है। क्या है? वायरस से इन्फेक्टेड है। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कंप्यूटर वाला वायरस है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे पेगासस इस समय चल रहा है, आप देख रहे हो ना, लेकिन वो खुफिया एजेंसी के लिए है, एथोराइज्ड पर्सन्स के लिए, ठीक है, तो खुफिया एजेंसीज के थ्रू उससे हम लोग अदर कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जैसे ले सकते हैं, पेगासस जो अभी चल रहा है लेटेस्ट। लेकिन जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके रैम को भी इफेक्ट कर सकते हैं, ये आपके हार्ड डिस्क को भी फॉर्मेट करवा सकते हैं। ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, मतलब ऐसे प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ही हैक कर सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यूज टू एनेबल मतलब क्या करता है वो? कंप्यूटर यूजर्स को क्या देता है? लोकेशन, ठीक है, और क्या देता है? एक्सेस वेब पेज, ठीक है। तो अब आपको यहीं से समझ लेना है, वेब पेज आपको ओपन करना है, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कोई वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है, तो वेबसाइट ओपन करने के लिए क्या यूज करते हो? बोलो बोलो, वेबसाइट ओपन करने के लिए क्या यूज करते हो? कोई ना कोई ब्राउजर यूज करते हो। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग वेब ब्राउजर। कहने का मतलब एक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, उसको क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। वेब सर्वर तो वो होता है जहां उसका स्टोरेज होता है, ठीक है। वेबसाइट तो वही होता ही है जिसको आप बोल रहे हो वेब पेज, ठीक है। वेबसाइट्स क्या होती है? वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे, है ना, मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर बनी हुई जो एक साइट है उसी को वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आंसर ए सही है, उसको वेब ब्राउजर बोलते हैं जिसमें आप ओपन करते हो। आपके लिए एग्जांपल में मैंने यहाँ पे देखो कई सारे वेब ब्राउजर आपने यूज़ किए होंगे। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो देखो आपने सफारी यूज़ किया होगा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ये तो जानते ही होंगे, ये तो सभी के मोबाइल पे भी पड़ा होगा, हो सकता है अभी आप इसी की मदद से देख रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो गूगल, गूगल कंपनी का है। देखो इसमें कंपनीज भी मैंने इसीलिए ले रखा है। आप देखो, पहला एक वेब ब्राउज़र है जो जिसका नाम है सफारी, एप्पल कंपनी का है, ठीक है। एप्पल मोबाइल फ़ोन्स में ये चीज़ें यूज़ में आती हैं। मोजिला फॉक्सफायर, ठीक है, तो ये फॉक्सफायर है जो वो मोजिला कंपनी का है, मोजिला कंपनी का नाम है। क्रोम है, ठीक है, क्रोम तो आप सभी लोग यूज़ करते हो मोबाइल में अपने इस समय एंड्रॉयड मोबाइल्स में, ठीक है, और सिस्टम्स में भी, वो गूगल कंपनी का है, याद रखना। एड्स, एड्स होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ये ब्राउज़र है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जो विंडो 10 है, विंडो 11 है, ये सब मतलब जो भी लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ के उसमें एड्स कर आता है, ठीक है। तो विंडो 10 अगर आप इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे तो एड्स ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। ये सब तो आपको डाउनलोड करना होता है गूगल वाला। चलो, और ये ओपरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक ओपरा मिनी भी होता था, याद है? ओपरा मिनी होता था, उस ओपरा सॉफ्टवेयर, ओपरा कंपनी की है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपकी ये अलग अलग वेब ब्राउज़र हैं, सफारी, मोजिला, ठीक है, मतलब फॉक्सफायर, क्रोम, एड्स और ओपेरा। तो ये सब किस काम में आते हैं स्टूडेंट्स? ये सब पूरे के पूरे ये किस काम में आते हैं? ये सब आपके वेब पेजेस को ओपन करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये सब भी आपके एग्जाम में आ सकता है अगर थोड़ा सा भी इधर उधर क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 5। एन इलीगल एक्टिविटी मतलब कोई भी एक अवैध काम, एक्टिविटी हो रही, कमिटेड किया जा रहा है ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे किया जा रहा है, और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं स्टूडेंट साइबर क्राइम। ध्यान दो आप, जैसे मान लिया आपने किसी गलत एक्टिविटी, कहने का मतलब ये है आपको मेल कहीं करना चाहिए, आप किसी भी अननोन पर्सन के पास मेल किए पड़े हो कुछ भी इधर उधर लिख के, ठीक है, तो वो क्या है? वो इलीगल एक्टिविटी बोली जाएगी, ठीक है। फालतू के इधर उधर इमेजेस आप भेज रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को जो कि आप जिसको आप जानते भी नहीं हो, आप परेशान कर रहे हो, दैट इज इलीगल एक्टिविटी, ठीक है। या फिर आप ऐसे कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो जिसकी वजह से आप किसी दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करवाने के लिए आप सबको भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो मेल पे या और किसी भी माध्यम से इंटरनेट पे भेज रहे हो, वो क्या है? इलीगल एक्टिविटी, दैट दैट इज कम इनटू अंडर साइबर
क्राइम, ठीक है, वो सब टोटल किसके अंडर में आता है, साइबर क्राइम के अंदर में आता है। मतलब इलीगल एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसको क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है, ये इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है। तो इंटरनेट पे आपको जो ज़रूरत है, जो आपकी यूजफुल चीज़ें हैं, केवल आप वही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स, मतलब जो फैला हुआ हो, ए रीजनल, नेशनल, ध्यान रखना, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, उसको कहते क्या है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या है स्टूडेंट्स, जैसे आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट को चला रहे हो, तो वो वेबसाइट का कहीं ना कहीं वो डाटा रखा हुआ है, तो वो डाटा आपको मिल रहा है वाया इंटरनेट, ठीक है। तो वैसे ही अगर जैसे मान लो आप एक कोई, जैसे मान लीजिए आप किसी एक लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में अलग अलग कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वहाँ पे आपने कुछ डाटा एक्सेस करना है। लाइब्रेरी की बुकों का अगर ई फॉर्मेट में वहाँ पे पड़ा हुआ है डिटेल, तो उस लाइब्रेरी में जितने भी कंप्यूटर है वो सब आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। वो सब आपस में कनेक्टेड हैं किसी एक पर्टिकुलर, मतलब वायर के थ्रू, जिसको लैन वायर बोलते हैं हम लोग, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहने का मतलब इसका डाटा इसमें भी जा सकता है, इसका डाटा इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, जहां जिसको भेजना हो भेज सकता है जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो भेज सकता है। तो एक तरीके से ये जो कनेक्शन है एक दूसरे से, वो क्या है, वही नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। पहली चीज ध्यान में आ गई, पता चल गया आपको क्या होता है नेटवर्क। एक दूसरे से इनका कनेक्शन, कंप्यूटर सिस्टम का जो कनेक्शन है एक दूसरे से, एक दूसरे में जो इंटरलिंक है, वो सब क्या है, एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। अब देखो, नेटवर्क मेनली आपके तीन तरीके के होते हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। देखो तीनों चीजें यहाँ पे गिवन है। अब आपको देखना है, देखो कि लैन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड है केबल के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते ही हैं लैन वायर, ठीक है, लैन वायर बोलते हैं, याद हो अगर तो आपको, उसको लैन वायर बोला जाता है। तो लैन वायर के थ्रू एक ही बिल्डिंग में सभी, या एक लाइब्रेरी में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, या फिर एक बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो देखो एक बिल्डिंग में जितने भी कनेक्टेड हैं, ये देखो ये एरो मार्क करके यहाँ दिया गया है कि दैट इज कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब आप ही के बिल्डिंग में वो है और कहीं कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। बट अगर अलग अलग बिल्डिंग्स, मतलब अलग अलग लोकल नेटवर्क, जैसे लोकल नेटवर्क 1, लोकल नेटवर्क 2, लोकल नेटवर्क 3, लोकल नेटवर्क 4, इन चारों नेटवर्क को भी जोड़ना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप किसी न किसी पर्टिकुलर मतलब नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनी से ज्वाइंट करके उस सारे नेटवर्क्स को एक साथ कहीं ना कहीं सर्वर पे डालोगे, इकट्ठा करोगे। जब वो इकट्ठा हो जाएगा, तो आपकी जो मल्टीपल बिल्डिंग्स का कनेक्टेड जो नेटवर्क होता है, मतलब इन सारी बिल्डिंग्स का देखो, 1 2 3 4 5, 5 बिल्डिंग आपस में यहाँ से कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कनेक्टेड है। ये जो नेटवर्क है, मतलब अलग अलग बिल्डिंग्स का जो कनेक्शन है एक दूसरे से, उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। पॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कनेक्टेड है, इस बिल्डिंग से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड, आपस में ये सब एक दूसरे से सारी बिल्डिंग कनेक्टेड है, वो आपका हो गया मैन, ठीक है, वो हो गया आपका मैन। अब आप और समझो, अगर ये सारी बिल्डिंग्स भी आपस में कहीं ना कहीं किसी जगह से, किसी पर्टिकुलर एरिया से, जैसे ये अमेरिका यूएसए की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और ये ये मान लो और कहीं की बिल्डिंग है, हालांकि ये इंडिया इंडिया ही मान लो, ठीक है, ये इंडिया की बिल्डिंग है स्टूडेंट। तो इंडिया की जो बिल्डिंग्स है, या इंडिया का जो नेटवर्क है, अपना मैन नेटवर्क है, वो यूएसए के नेटवर्क से जो कनेक्शन है, उसको हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आपके क्वेश्चन में यही दिया गया है, नेशनल लेवल पे जो कनेक्टेड है, ठीक है, या ग्लोबल एरिया के साथ कनेक्टेड है, तो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं। तो वो आपको वैसे लैन, मैन और वैन तीनों पता चल गया है, उसके फुल फॉर्म भी आते हैं आपके एग्जाम में, याद रखना, अच्छे तरीके से याद रखना इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आ सकता है, ठीक है। आप पूरी की पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन इस तरीके के आने की, ठीक है। फिलहाल लैन आप समझ गए, जो लोकल बिल्डिंग्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, माने बिल्डिंग्स को नहीं, सॉरी, एक ही बिल्डिंग में अलग अलग रूम्स को कनेक्ट करते हैं। मैन क्या है, अलग अलग बिल्डिंग्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, है ना। और वैन क्या है, अलग अलग बिल्डिंग्स में जो नेटवर्क फॉर्म हुए हैं, उन सब को एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ जोड़ देता है, उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब याद रखना, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। अभी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए, जितनी जरूरत है बहरहाल मैंने उतना उतना मैंने बता दिया आपको, लेकिन और भी अगर आपको नीड है, आप कुछ और समझना चाहते हो, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप उस पर बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कह रहे हैं कि व्हाट इज द सीपीयू, मतलब सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू है क्या, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर का, ठीक है। एक भाई कंप्यूटर पार्ट्स में सीपीयू क्या होता है, सीपीयू एक पार्ट होता है कंप्यूटर का, हार्डवेयर पार्ट होता है, जो कि किन किन दो यूनिट से मिलकर बना है, एक कंट्रोल यूनिट, मतलब जितने भी कंट्रोलिंग होती है कंप्यूटर नेट में, जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी इंटरफेसेस हैं उसमें, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और प्लस कंट्रोल यूनिट मिला के ये आपका क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो आप यहाँ देखो, कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, एएलयू, एएलयू, ठीक है, ये मिला के जो भी, ये देखो कलर्ड कर दिया है मैंने, ये जो मिला के है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सीपीयू, ठीक। साथ ही साथ ये इसका मेमोरी से कनेक्शन होता है, तो ये मेमोरी यूनिट अलग होती है। इनपुट डिवाइसेस आप जानते हो जैसे माउस, आउटपुट डिवाइसेस आप जानते हो जैसे कि डिस्प्ले, ठीक है, मॉनिटर, ठीक है, जो ये मॉनिटर होता है, और ये जो ये क्या होता है, चूहा, चूहा मीन्स समझ रहे हो आप किस चूहे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वैसे वो भागता नहीं चूहा, स्टेबल रहता है, आप ही भगा सकते हो उसको, ठीक है। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू, तो सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, तो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस के लिए विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, अभी मैंने आपको बताया ना, एक ही बिल्डिंग में कई अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए वही सबसे छोटा नेटवर्क है आपका, दैट इज कॉल्ड लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आप समझ गए, नेटवर्क के बारे में मैंने आपको बताया ही, अब इससे ज़्यादा आपको जानकारी लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से आगे हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप अगर ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें भी आपके लिए ये काम आएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन एंड मेल, एक ईमेल है, ठीक है, एक ईमेल है, वेयर, कहाँ पे, वेयर विल यू ऐड, कहाँ पे आप ऐड करोगे द रिसिपेंट, ठीक है, मतलब भेजने वाला, जिसको आप भेजना चाहते हो, जिसको आप भेजना चाहते हो मेल, उसको कहाँ पे लिखोगे, उसका मेल आईडी कहाँ लिखोगे, ईमेल एड्रेस, रिसिपेंट ईमेल एड्रेस, होम, जिसको यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ, ठीक है, ईमेल, ईमेल जो भी आप बनाए हो उसकी एक कॉपी अगर आप भेजना चाहते हो, किसको, किसी एक रिसिपेंट को, ठीक है, तो उसकी ईमेल आईडी को आप कहाँ पे नोट करोगे, ये पूछा जा रहा है आपसे कि उसको आप कहाँ पे नोट करोगे। तो उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट, सीसी में यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं, देखो सीसी में यूज करते हैं, ठीक है। सीसी का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए एक नोट पॉइंट है, वो भी आप देख लो, ठीक है। तो उसको हम लोग बहरहाल सीसी में यूज करते हैं। देखो होता क्या है, एक एक टू का एक लाइन बनी होती है, ठीक है, जिसमें लिखा रहता है टू, फिर उसके नीचे एक होता है सी सी, फिर उसी के नीचे और एक होता है बी सी सी, फिर होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में तो आपका जो भी आप मेल कर रहे हो वो है, बी सी सी में भी ईमेल आईडी डाली जाती है, सी सी में भी ईमेल आईडी डाली जाती है, और टू में तो वो ईमेल आईडी है जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है जिसे आप भेजना चाहते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, आपके लिए मैंने एक नोट्स बना के रखा है, नोट्स में ये बोला गया है, ठीक है, नोट्स में बोला गया है बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और उस सीसी का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी, ठीक है, विच इज सिमिलर टू डेट ऑफ सीसी, मतलब सीसी के ही लगभग सिमिलर है, एक्सेप्ट एट ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट स्पेसिफाइड इन दिस फील्ड, मतलब इन दिस फील्ड मीन्स बीसीसी में, ठीक है, फील्ड डू नॉट अपीयर इन द रिसीव्ड मैसेज हेडर, मैसेज हेडर पे नहीं वो अपीयर होगा। ये क्या होता है आगे आप समझ जाओगे, किसी को मेल करोगे तो आप समझ जाओगे इसमें लिख के, ठीक है। रेसिपेंट इन द टू और सीसी, टू और सीसी में जो लिखा है, टू और सीसी फील्ड में लिखा है विल नॉट नोन, ठीक है, डेट ए कॉपी सेंड टू अदर ईमेल एड्रेस, कहने का मतलब है कि बीसीसी में होता है कि ये है ब्लाइंड, कहने का मतलब इसको देखा नहीं जा सकता। सीसी में जो लिखा जाता है वो ईमेल एड्रेस होता है, जहाँ पे ईमेल एड्रेस रिसिपेंट का लिखा जाता है, बीसीसी में भी ईमेल एड्रेस ही लिखा जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन वो ईमेल एड्रेस किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। सीसी में लिखे हुए ईमेल एड्रेस पे टू लिखे हुए ईमेल एड्रेस को बीसीसी में लिखा हुआ ईमेल एड्रेस नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन होता इसमें भी ईमेल आईडी ही डाला जाता है, ठीक है भाई। एक तो वो हो गया जो आप भेजना चाहते हो, तो जिससे भेजना चाहते हो वो ईमेल आईडी आप डालोगे अपनी,
ठीक है। सीसी में और बीसीसी में आप उसका ईमेल एड्रेस डालोगे जिसके पास आप भेजना चाहते हो, लेकिन सीसी में जो एड्रेस रहेगा, ईमेल एड्रेस रहेगा, वो सबको दिखेगा, बीसीसी में जो रहेगा वो नहीं दिखेगा। बस इतनी सी बात है। सब्जेक्ट का मतलब वही है जो आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी गंदगी फैला दिया मैंने, ठीक है। बिना गंदगी फैलाए मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए चलो मैं फिर से एक बार सफाई कर देता हूँ। फिलहाल आपका आंसर कौन सा सही है? सीसी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज द सीसी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है इन एक्सेल, एक्सेल समझते हो, ठीक है। एक तरीके का ये ऑफिस में काम करने वाला जिसमें शीट होती है, आपके सामने ये नज़र भी आ रहा है शीट इस तरीके का, अगर आपने कंप्यूटर में देखा है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेल शीट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें इन्होंने क्या कहा है, देखो देखो ये किस काम में आता है, पहले मैं आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए काम में आता है, खास तौर से किस तरीके का डॉक्यूमेंट? जिसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यूज, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ फॉर्मूले यूज करने हो, तो उसके लिए आपको यूज में आता है, ठीक। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन समझने हैं। देखो क्या है इन एक्सेल, एक्सेल का ही इंटरफेस है ये। एक्सेल 2010 मतलब 2010 में बने हुए एक्सेल का ये यूजर इंटरफेस है। कहने का मतलब आपको बताने के लिए है। देखो मैं इसमें फुल डिटेल बताता हूँ, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन लगातार आपसे करवाएंगे, ठीक है। इसमें कहा गया है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। इंटरसेक्शन ऑफ रो, देखो पहले आप ध्यान से सुनो कि यहाँ रो कहाँ है। ये जो है ना, ये पूरी लाइन, ये सब रो है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स क्या है, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, ए बी सी डी, ये सब क्या लिखे हुए हैं? ये सब अलग अलग कॉलम है, ठीक है। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ठीक है। रोज क्या है? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, इस तरीके से ये रोज हैं। कहने का मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ये रोज हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक रो, ठीक है, और एक कॉलम के बीच का जो स्पेस है उसको कहते क्या है, ठीक है। इज कॉल्ड, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो उसको हम लोग कहते हैं सेल, ठीक है। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेल बोला जाता है, ठीक है। तो 11th का सही आंसर क्या हो गया? सेल। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं और आपको लिए कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, वो समझो। ये जो पूरी की पूरी इंटरफेस ये आपको सामने नजर आ रहा है उसको कहते हैं सीट। क्या कहते हैं? इस पूरे के पूरे उसको शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? शीट। एक्सेल सीट बोली जाती है, ठीक है। और इसी तरीके की कई सीट्स यहाँ पे रहती हैं। जैसे यहाँ पे एक सीट है, इसी के बगल में एक दो, देखो ये लिखा है सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, इस तरह और आप ऐड कर सकते हो यहाँ दबा के। तो इस तरीके की 3 सीट्स हैं, तो बहुत सारी मल्टीपल जो सीट्स हैं उसको बोला जाता है इकट्ठा वर्क बुक। क्या कहते हैं? वर्क बुक, ठीक है। वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है। याद रखना उसको वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल जो एक्सेल सीट्स होती हैं उसको वर्क बुक बोला जाता है। आगे चल के इसका क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो तो ध्यान दो इधर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेक्शन है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा आपका कहलाता है, देखो नेम बॉक्स। क्या कहलाता है? नेम बॉक्स। मिटा दे रहा हूँ, उसको कहते हैं हम लोग नेम बॉक्स, ठीक है। चलो ये वाला देखो, ये जो पोर्शन है उसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक और बात बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे है इंसर्ट फंक्शन बटन, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन बटन कहाँ पे है? ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा ये जो पूरी पूरे सामने स्पेस दी है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार, ठीक है। ये याद रखना, आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। सेल आप समझ गए, ठीक है। ये जो ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ये सब कॉलम्स के नेम हैं। और ये जो 1 2 3 4 इस तरीके से नीचे नीचे जो ये लिखा है वो सब क्या है? अलग अलग रोज हैं। रो और कॉलम के बीच का जो एरिया है उसको सेल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना। उसके अलावा देखो आपके लिए, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें कंप्लीट नेमनक्लेचर आपको मैंने दे रखा है, तो आप इसको रीड करिए, ठीक है। ये देखिए जो रेड कलर्स जितने भी हैं ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए अंदर वाला पार्ट है, जैसे सेल, ठीक है, फॉर्मूला बार, ठीक है, या क्विक एक्सेस बार, फाइल बटन, ठीक है, नेम बॉक्स, ये होता है फॉर्मूला फॉर्मूला बार, ठीक है। इसको कहते हैं रिबन, इसको कहते हैं रिबन, ठीक है, ये रिबन है। इस तरीके से आपको ये याद, जितनी भी चीज़ें आप याद कर सकते हो कर लो, लेकिन 2-4 चीज़ें, जैसे टाइटल बार ये होता है, ये देखो यहाँ पे ये टाइटल लिखी हुई है, टाइटल बार होता है जहाँ पे आपका नेम है। अगर इस क्रॉस बटन को आप यूज़ करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो क्लोज हो जाएगा विंडो, ठीक है। एप्लीकेशन क्लोज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करो, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विंडो क्लोज। कहने का मतलब ये है कि आपकी ये एक्सेल सीट है जिसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो, तो मतलब एक रो, इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम,
ठीक है, कॉलम, कॉलम ये है, तो कॉलम के रो और इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से वैसे ही जो मैंने बताया उसी पे बेस्ड है। इन एम एस एक्सेल द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, मैंने बोला ना कि जो शीट्स का कलेक्शन है, कहने का मतलब मल्टीपल जो शीट्स है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? उसको कहते हैं वर्क बुक। क्या कहते हैं? वर्क बुक। ठीक है, याद रखोगे उसको वर्क बुक है। कहने का मतलब देखो यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक सीट यहाँ पे है, ये एक सीट है, दूसरी सीट इसमें और है, एक तीसरी सीट, मतलब तीन अलग अलग पेजेस हैं, तो ये अलग अलग एक्सेल की जो सीट्स हैं उसको कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, या वर्कबुक भी बोला जाता है, याद रखो। वर्कशीट नहीं, सॉरी, वर्कशीट नहीं बोलते, वर्कशीट तो एक को बोलते हैं। ठीक है, वर्कशीट एक ही पेज को बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, बी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी में भी आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। इन एम एक्स एक्सेल टू इंसर्ट ए फॉर्मूला इन ए सेल, किस जो फॉर्मूला बार का ये था ना, फॉर्मूला बार ये था यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, उसमें ये बोला गया है कि फॉर्मूला इन द सेल मस्ट बिगिन, जो फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे उसमें जो लिखेंगे वो हमेशा शुरू होना चाहिए एक किसी ऑपरेटर से। ऑपरेटर का क्या नाम है? तो ऑपरेटर हमेशा इक्वल लगाते हैं, तो जो भी आप यहाँ लिखोगे ना उससे पहले आपको बराबर यहाँ लगाना होगा, सबसे पहले आपको बराबर ही लगाना होगा, याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा याद रखो इस चीज को। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 14 फिर से। एम एस पॉइंट पेंट पेंट सॉरी पेंट, ठीक है, एम एस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो पेंट होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो, विच एक्सटेंशन, एक्सटेंशन समझते हो? एक्सटेंशन से जिससे हमें पहचान में आए कि किस तरीके की फाइल है। ठीक है, एक्सटेंशन से फाइल के टाइप को, मतलब किस टाइप की है, टाइप को पहचानते हैं। ठीक है, पहचान, पहचान करते हैं। ठीक है, याद रखना फाइल के, मतलब समझो कि ये इमेज फाइल है कि पीडीएफ फाइल है, ठीक है, कि आपका ये एमएस वर्ड फाइल है कि एक्सेल फाइल है, उससे एक्सटेंशन से पहचानते हैं। जैसे समझो, देखो यहाँ पे चार एक्सटेंशन अलग अलग दिए, मैं चारों को बताता हूँ ये किस किस चीज़ के हैं। जो पीएनजी होता है ये हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी इमेज के लिए होता है। ठीक है, याद रखना, हाई क्वालिटी इमेज के लिए होता है। जीआईएफ जो होता है वो मूविंग इमेज के लिए होता है स्टूडेंट्स। याद करो, जो आजकल व्हाट्सएप में जीआईएफ भेजते हो, ठीक है, तो मूविंग इमेज होती है ना, चलती फिरती रहती है, 2-4 सेकंड की होती है, मूविंग इमेज होती हैं वो। ठीक है, उसका एक्सटेंशन डॉट जीआईएफ होता है। डॉट डॉक एक्सटेंशन होता है वर्ड फाइल की, वर्ड फाइल की, वर्ड फाइल। ठीक है, एम एस वर्ड जो होता है ना, एम एस वर्ड 2007 2010, ये वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, और डॉट जेपीईजी, जेपीईजी होती है सिंपल इमेज के लिए। ठीक है, तो याद रखना, इमेज का मतलब हुआ जैसे फोटोज जो हैं आपके वो जेपीजी और जेपीईजी में होती हैं, याद रखना। वैसे ए सी और डी तीनों ऑप्शन वो इमेज के लिए ही होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन लेकिन जो है उसमें आपसे पूछा गया पेंट जो है किस एक्सटेंशन में फाइल को फॉर्म में बनाता है। ठीक है, पेंट की बात कर रहे हैं, तो पेंट के लिए मतलब इनका कहना है, देखो पेंट आपका डॉट जेपीईजी, ठीक है, डॉट जेपीजी, ठीक है, डॉट जीआईएफ, ठीक है, डॉट पीएनजी, इन सभी में बना लेता है। लेकिन डॉट डॉक ये जो होता है ना, ये तो वर्ड फाइल एक्सटेंशन है। क्या है ये? वर्ड फाइल एक्सटेंशन है ये। ठीक है, याद रखना, मतलब वर्ड फाइल को शो करने के लिए डॉट डॉक बोलते हैं। जैसे आप समझो, आपने किसी फाइल का नेम रख दिया डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट फाइल का नाम रख दिया, तो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक लिखा रहता है वहां पे, तो डॉक से ही हम लोग समझ पाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है। ठीक है, ये तो हमने खुद से नेम रखा है इसको। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आपको एक्सटेंशन से समझ में आता है कि फाइल का टाइप क्या है, मतलब किस टाइप की फाइल ये है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। हाँ, तो ठीक है, लेंथ वाइज का मतलब हुआ पोर्ट्रेट फॉर्म में। पोर्ट्रेट मतलब जैसे A4 साइज पेपर होता है, ये इसकी लेंथ है, तो इस तरीके से अगर ये जो लिखा हुआ है तो लेंथ फॉर्मेट में अगर यूज करना है तो पोर्ट्रेट फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर चौड़ाई की फॉर्म में यूज करना है तो देखो 16 क्वेश्चन में भी दिया है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। तो विड्थ वाइज मतलब उसके चौड़ाई के फॉर्मेट में, तो वो होता है लैंडस्केप में। ठीक है, तो लैंडस्केप का मतलब होता है जैसे A4 साइज पेपर में आप देखते हो कभी कभी आप इस तरीके से प्रिंट निकलता है, ऐसे ऐसे करके प्रिंट निकाल सकते हो, इसको लैंडस्केप बोलते हैं, इसको लैंडस्केप बोलते हैं। और ये होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, ये पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट। ये है आपका A4 साइज पेपर है, ये A4 साइज पेपर का
और ये A4 साइज पेपर में, ठीक है, वही व्हाइट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो A4 साइज में जब इस तरीके से आपकी प्रिंटिंग आती है जिसमें ऐसे ऐसे करके लिखा होता है, वो लैंडस्केप होता है। और अगर इसमें लेंथ वाइज में, इसके लेंथ वाइज में ऐसे टाइपिंग मतलब प्रिंट हुआ है, तो उसको पोर्ट्रेट फॉर्मेट में प्रिंट बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स, मतलब जो इन्फेक्ट करता है, ये तो वही है, दैट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम, मतलब वायरस, ठीक है। वायरस क्या होता है? आपका ऐसा प्रोग्राम है जो आपके यूजफुल प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट कर देता है और उसको काम का नहीं छोड़ता, ठीक है। वो किसी न किसी तरीके से गलत तरीके से वर्क करने लगता है, ठीक है। जो आप चाहते हो उससे फंक्शन, वो फंक्शन नहीं करता है, किसी दूसरे तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यही क्लास थे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग इसको बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और सारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो भी आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, वो आप ही के लिए हैं, वो मैं अपने लिए नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को, आपके एडिशनल नॉलेज के लिए ही मैंने किया है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बता देता और 10-15 मिनट में क्लास खत्म हो जाती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ आप अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर पाएँ। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।